ओके जी, तो सबसे पहले 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कल हमें आज़ादी मिल जाएगी अंग्रेज़ों से, जो कि चले गए। अंग्रेज़ भारत छोड़ गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, इसलिए हमें अंग्रेज़ी में सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और ग्लोरियस डे था हिस्ट्री में, ठीक है। और वो हिस्ट्री में फिर पॉल साइंस में फिर सब जगह हमें पढ़ना भी पड़ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। सो या एनीवे ये सब तो चलता रहता है। एंड आई होप सारे आ गए हों, सारे आ गए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कोई नहीं आया है शायद, एक जना। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। हाँ, आज पाकिस्तान का है। ओके, ठीक है जी। तो एक तो हमारा कुछ ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा हुआ था, थोड़ा थोड़ा ही था। हमने एक बॉक्स जो येलो वाला था वो वाला कर लिया था, पेज नंबर 34 पे ये हमने सोशलिस्ट पार्टी का किया था। अब जो है आप पेज नंबर 37 पे आ जाइए। 37 पे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो मैंने आपको डिटेल्स पिछली क्लास में लिखवाई थी, व्हाट, व्हेन, आइडियोलॉजी, स्प्लिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आपको इसके लिए भी वैलिड है, आपको ये लिखना है इसके लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपको करना है। हाँ जी, हाँ जी, मैच द फॉलोइंग 2-4 मार्कर, ये सारा मतलब 2 मार्कर 1 मार्कर, इस तरीके से ज़्यादा है। पहले आता था कि ज़्यादा मार्क्स का, बट अब इस तरीके से कवर नहीं होता, ठीक है जी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, कांग्रेस के बाद भी है और आज भी एग्जिस्ट कर रही होती है, सीपीआई, ठीक है। कुछ इसमें इधर उधर नहीं हुआ है, सीपीआई एम, ठीक है। तो ये जो पार्टी थी अर्ली 1920s में, एक तो पेज नंबर, ओह माय गॉड, 37, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अर्ली 1920s में कम्युनिस्ट पार्टी जो है एक ग्रुप इमर्ज हुआ था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। उन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उससे इंस्पिरेशन ली थी। एंड उन्होंने जो है अपनी आइडियोलॉजी जो सामने रखी वो ये रखा, सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द कंट्री। सोशलिज्म में मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट ये चाहती है हम लोग सारे काम करें। और इनफैक्ट ये सोशलिज्म वाला रशिया की अगर हम लोग बात करें तो जो सेकेंड चैप्टर है फर्स्ट बुक का, डिसइंटीग्रेशन वाला, ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला, उसमें सोशलिज्म एज एन आइडियोलॉजी यूएसएसआर की फॉलो होती भी है, ठीक है। वही चीज़ उन्होंने बताई। तो कहते हैं 1935 से कम्युनिस्ट जो है ज़्यादातर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रह के ही काम किया और इन लोगों का ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए दिसंबर 1941 में। 6 साल इनका रिलेशनशिप चला, फिर इनका ब्रेकअप हो गया। शायद जो है एक दूसरे को पसंद करना ये लोग भूल चुके थे या पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए, ठीक है। तो कम्युनिस्ट ने दिसंबर 1941 में कम्युनिस्ट ने ये डिसाइड किया कि ये लोग ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे इन देयर वॉर अगेंस्ट नाजी जर्मनी। एंड अनलाइक द अदर नॉन कांग्रेस पार्टी, सीपीआई जो थी ये वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी थी, जैसे कांग्रेस का वेल ऑयल्ड पार्टी मशीनरी थी, इन द सेंस अच्छी पार्टी थी, अच्छे लेवल पे काम कर रही थी अलग अलग स्टेट्स में, इसलिए इसको वेल ऑयल्ड बोला जाता है। अच्छे लीडर्स थे, लिखा हुआ है डेडिकेटेड कैडरे था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। बट इंडिपेंडेंस कहते हैं जब हमें मिली तो इसके काफ़ी सारे डिफरेंट वॉइसेस हो गई थी पार्टी में, लोग बोल रहे थे अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन ये आया कि इंडिपेंडेंस जो हमें मिली है, कि इंडिपेंडेंस सही मायने में सही है इंडिपेंडेंस या नहीं है, या सिर्फ एक हवा बना दी है, ठीक है, हमें जो है एक इल्यूजन दिखा दी है। तो वो एक थोड़ा सा डाउटफुल इनको यहाँ पे लग रहा था, ठीक है, ये चीज़ हुई थी। तो कहते हैं इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद इन्होंने क्या किया, पार्टी ने सोचा कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, जो इन्होंने बोला इन 1947 वाज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस, ये अच्छी सही मायने में इंडिपेंडेंस नहीं है, इसको हम इंडिपेंडेंस नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने वायलेंट अपराइजिंग्स करी तेलंगाना में, ठीक है, जानबूझ के। कम्युनिस्ट का सपोर्ट वहां पे वो जनरेट नहीं कर पाए एंड जो आर्म फोर्सेस थी जैसे हमारे इंडिया की, उन्होंने उनको सप्रेस कर दिया कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी को, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि अब हमें सोचना चाहिए कि ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, अपना वायलेंट रेवोल्यूशन जो है गिव अप कर दिया और इन्होंने जो अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन से 1952 के उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी गई। एंड सीपीआई जो थी ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी विद 16 सीट्स इन केरला। पार्टी का सपोर्ट ज्यादातर कहाँ था, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। एंड 90% ऑफ द टाइम आपको केरला मार्क करने के लिए मैप में आया हो, वो लिख लीजिएगा। आइडियोलॉजी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो सेकंड पैराग्राफ हमें पढ़ा है इसमें सारी आइडियोलॉजी है। ऊपर इन्होंने लिखा है ये कैसे बने हैं, फॉर्मेशन ऊपर लिख दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्टिंग में।
और लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने बताया है AK गोपालन, SA डांगे, EMS नंबूदरी-पाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। PC जोशी, अजय घोष, P सुंदरिया, ये इसके नोटेबल लीडर्स थे, ठीक है। और पार्टी जो है इसको स्प्लिट हुआ फर्दर, इनका 1964 में आइडियोलॉजिकल ये बेसिकली स्प्लिट था, क्योंकि CPI जो थी कम्युनिस्ट का अगर नाम सुनोगे, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस के थ्रू आई थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत यूनियन में भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में भी थी। तो कई लोग जो है कम्युनिस्ट रशिया को सपोर्ट करते थे, कई लोग चाइना को सपोर्ट करते थे। प्रो सोवियत फैक्शन जो था, मतलब जो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे, वो तो CPI एज इट इज रही, ठीक है। बट जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने CPI M फॉलो कर दिया। M मतलब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थी CPI M। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी सोशलिज्म ही होती है, कार्ल मार्क्स की। एंड बोथ द पार्टीज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टुडे। आज तक ये पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, ये इसका कोई खात्मा नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई। और राइट साइड में आप देख रहे हो AK गोपालन के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको रीड करना है, मार्क कर लीजिएगा, 1-1 मार्कर, मैच द फॉलोइंग, इस तरीके से आया हुआ है। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है उसका सिंबल है सिकल एंड पैडी, लिख लो सिकल हिंदी में फरसा बोलते हैं इसको, ठीक है। गेहूं काटने के लिए, धान काटने के लिए, फसल काटने के लिए यूज होता है सिकल एंड पैडी, ठीक है। और नीचे और पीछे उसके आप पैडी जो है क्रॉप है बेसिकली, वो इन्होंने बताया, ठीक है। लिख लीजिए, याद रहेगा, 1 मार्कर आ जाता है कभी कभार। या है दिशा, या तो माइक्रोफोन चेंज करो, समझ नहीं आ रहा है बड़े टाइम से ना, 2-3 दिन से पता नहीं क्या बोल रहे हो। एक मिनट आप बोलो आराम से, क्या कह रहे हो दिशा? किस चीज का सिंबल है? CPI के बारे में पढ़ रहे हैं ना दिशा, तो वही वाली पार्टी हुई ना। मैं कुछ बोलूं सर? नहीं, मेरे आवाज अंदर से ना, दिल कान में आवाज पहले से बज रही थी, तुम मत बोलो कुछ। पहले से घंटी बजना शुरू हो गई थी, मैं कंडीशन हो चुका हूँ। एनीवे, दिशा क्या बोलते, पतंग उड़ाते हो कि नहीं उड़ाते? उड़ाते हो? Aradhya, just shut up, please. Aradhya, what is this, Aradhya? This is not right. You are disturbing a child, good child. Disha, what is this behavior? Okay, anyway, let them. Okay, next topic. भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ पेज नंबर 39 पे है। दिया तले बाती, हमें कुछ नहीं आती। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनसंघ का जो सिंबल है वो दिया है, ठीक है। अब इसमें तेल है कि घी ये हमें नहीं पता, बट ये दिया यहाँ पे जलता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या कह रहे हो वान्या? तुम्हारी भी कट रही है वान्या, तुम्हारी भी कट रही है। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ। भारतीय, हाँ ठीक है, भारतीय जनसंघ पेज नंबर 39 पे है। दिया इसका जो है लैंप, दिया लैंप इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। और क्या बोलते हैं, हाँ इसमें मैंने आपको जस्ट किडिंग सॉर्ट ऑफ मैंने आपको ये बता दी, इसमें घी है तेल हमें नहीं पता, पर ये भारतीय जनसंघ का सिंबल होता था, ठीक है। भारतीय जनसंघ आज एग्जिस्ट नहीं करती है, बट यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी निकली हुई है BJP, भारतीय जनता पार्टी, वो आज तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपके आसपास की कहानी। तो कहते हैं भारतीय जनसंघ फॉर्म कब हुआ? 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, अंडरलाइन कर लेना, 1 मार्कर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उनके नाम से रखा हुआ है, रखते हैं नाम, तो वही इन्होंने बताया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, SPM। इसका लीनिएज अगर हम देखिए कहाँ से होके आ रहा है, तो उसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एंड हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से ये चला आ रहा है। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो, इस टाइम पे भी हम लोग पिछले 2014 से हिंदुत्व BJP वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, वही आइडियोलॉजी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ही ये काम चल रहा है, ठीक है। एक तरीके से, एक सेकेंड, सॉरी वो ना म्यूट नहीं हो रखा था, हाँ। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है, तो हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कहाँ से निकल के बना है, RSS, है ना। कच्छाधारी लोग होते हैं ये लोग, ब्राउन कलर का कच्छा पहन के घूम रहे होते हैं और व्हाइट कलर की शर्ट, ऊपर टोपी। एंड हिंदू महासभा हमें पता ही है। तो जनसंघ जो है
वो एक डिफरेंट पार्टी थी, इनके आइडियोलॉजी प्रोग्राम बहुत डिफरेंट थे। अच्छा, ये यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके काफ़ी बार कवर हुए हैं, क्योंकि बीजेपी वाली है, कांग्रेस को अपोज करने वाले बीजेपी होती है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बार आए हैं। तो कहते हैं इसका एम्फोसाइज किया गया था आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, जिसके ऊपर ये ऑलरेडी अब काम कर रहे हैं और एक हद तक हो भी चुका है। एक कंट्री, एक कल्चर और एक नेशन। और इन्होंने बोला कि हमारी कंट्री मॉडर्न प्रोग्रेसिव हो सकती है अगर हमारा इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन स्ट्रांग रहता है तो हमारी कंट्री में, ठीक है, इंडियन कल्चर, ये चीज़ उन्होंने बताई। तो ये इसकी आइडियोलॉजी है। वन कल्चर वन नेशन के ऊपर मैच द फॉलोइंग वगैरह सब आया हुआ है किसी न किसी फॉर्म में। मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब ऐसे आया हुआ है। और इसकी दूसरी आइडियोलॉजी ये थी, इन्होंने बोला था अखंड भारत, ठीक है, अखंड भारत, यानी इसमें क्या बोला गया कि इंडिया पाकिस्तान को रीयूनाइट करा जाए। इनकी आइडियोलॉजी थी, फिर ये पीछे हट गए थे, अब नहीं है। पार्टी तीसरी आइडियोलॉजी जो फॉलो करती थी वो ये थी कि वो इंग्लिश को नहीं चाहती थी। वो बोलते थे इंग्लिश को रिप्लेस किया जाए हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना जाए इंडिया का। हालांकि नहीं हुआ है, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बोल रहे थे, ऑल्दो हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज पर आर्टिकल, आई डोंट नो विच इज दिस, ठीक है, वो इन्होंने बताया है यहाँ पे। और इन्होंने ये साथ के साथ ये भी बोला था कि आप जो है रिलीजियस कंसेशंस देते हो माइनॉरिटीज़ को और कल्चरल माइनॉरिटीज़ को, ये सब नहीं देने चाहिए। पार्टी जो है कंसिस्टेंट एडवोकेट थी, ये भी आइडियोलॉजी है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, स्पेशली आफ्टर चाइना, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक टेस्ट कर लिया था 1964 में, ठीक है, ताकि अपनी प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और इनफैक्ट हमारा जो सेकंड, आपने वो देखी होगी ना मूवी परमाणु में जो लास्ट में साइन कराने के लिए लेके जाते हैं, उस टाइम पे वो अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम, जो कि बीजेपी की सरकार थी, तभी ये पॉसिबल हो पाया था एक्चुअली में, वरना कांग्रेस के टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स जो है जो टेस्टिंग के लिए अग्री किया हुआ होगा बीच में, बट जिस तरीके से हमें ये दिखाया हुआ है तो उसको थोड़ा सा एम्फोसाइज करके ये लोग बता रहे होते हैं। ओके, फिर 1950 में जनसंघ जो है मार्जिन से जीता था, 3%, 3 सीटें मिली थी उसको लोकसभा में, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और 1957 में 4 सीटें मिली थी। और इनका मेजर सपोर्ट हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आता था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। पार्टी के जो लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, हमें पता है दिशा विशा हम लोग सारे आसपास ही रहते हैं दिल्ली से। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज भी बन गया है। और बलराज मधोक, ये सब आया हुआ है वन मार्कर। एंड भारतीय जनता पार्टी का अगर देखा जाए, वो भारतीय जनसंघ से मिलकर बनी है। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, उसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भारतीय जनसंघ है। अखंड भारत रीयूनियन के अंदर बात करी गई, वन कल्चर वन नेशन वन कंट्री के बारे में बात करी गई। तो ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई, ठीक है जी, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र मतलब हम फ्री हैं, ठीक है। तो फ्रीडम वाली पार्टी, फ्री पार्टी के बारे में बात करी गई है। इसका भी कोई एग्जिस्टेंस आज तक नहीं हुआ है, पुराने टाइम पे थी, ये भी टाटा बाय बाय हो गई थी। तो स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में फॉर्म हुई, मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर्मेशन कब का है वो आपको पता ही होना चाहिए। नागपुर रेजोल्यूशन पास हुआ था कांग्रेस का, और जिसमें इन्होंने बोला कि लैंड सीलिंग्स, टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन बाय स्टेट एंड अडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बोला गया था। पार्टी के जो लीडर थे ओल्ड कांग्रेसमैन थे सी राजागोपालाचारी, ठीक है, इन्होंने फॉर्म करी थी। KM मुंशी, NG रंगा एंड मीनू मसानी, ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, मार्क कर लीजिएगा। पार्टी का जो है स्टैंड वो कुछ डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ इस पोजीशन ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। स्वतंत्र पार्टी ने बोला, आइडियोलॉजी है अब ये, कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए इकोनॉमी को कंट्रोल करने में। ये अगर आप फ्रीडम देते हो, लिबरल छोड़ते हो, तो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ ज़्यादा नजर आएगी। उन्होंने बोला कि डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हो, स्टेट इंटरवेंशन कम होना चाहिए, सेंट्रलाइज प्लानिंग, नेशनलाइजेशन एंड द पब्लिक सेक्टर, ये सब मतलब क्योंकि सरकार का रोल थोड़ा सा कम रखना चाहते थे। एंड इसने ये बोला कि प्राइवेट सेक्टर को आप एक्सपैंड करो। ऑल्दो इस टाइम के बाद से प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड होना शुरू हो भी गया था 10-15 साल के बाद। स्वतंत्र पार्टी अगेंस्ट थी कि लैंड सीलिंग नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में बात बोली गई, एंड स्टेट ट्रेडिंग, इन सब के अगेंस्ट हो रखी थी। इट वॉज ऑल्सो अपोज टू प्रोग्रेसिव टैक्स रिजिम, की एक के बाद एक आप टैक्सेस लगाते रहते हो, वो भी गलत है।
और इन्होंने बोला कि लाइसेंस रेजीम को ख़त्म किया जाए कि हर छोटे छोटे काम के लिए आपको लाइसेंस लेना है, वो सब बंद कर देना चाहिए आपको। एंड इन्होंने बोला इट वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये अंडरलाइन कर लेना इंपॉर्टेंट है कि नॉन अलाइनमेंट को फेवर करते थे। और उन्होंने बोला था कि आप सोवियत यूनियन के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखो एंड यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी जो है आप अच्छे रिलेशन रखो। दोनों चीजें इन्होंने बोली थी, ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिएगा। स्वतंत्र पार्टी को अलग अलग जगह पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिला बाय वे ऑफ मर्जर, न्यूमरस रीजनल पार्टी एंड इंटरेस्ट, इनको अट्रैक्ट किया गया। इट अट्रैक्टेड द लैंडलॉर्ड्स एंड प्रिंसेस हु वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड स्टेटस दैट वाज बीइंग थ्रेटन्ड बाय द लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस क्लास, जितने भी लोग थे हु वर अगेंस्ट नेशनलाइजेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ऑल्सो सपोर्टेड द पार्टी। उन्होंने भी इस पार्टी को सपोर्ट दिया, बट इसका सोशल बेस कम था, डेडिकेटेड कैडरे नहीं था, अच्छे लोग नहीं थे इसके, तो इस वजह से जो है अच्छा नेटवर्क नहीं बना के चल पाए और लेटर ऑन जो है पार्टी की एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी थी, ठीक है, खत्म हो गई थी। तो ये है आपका स्वतंत्र पार्टी और इसका है जो सिंबल है या जो लोग चिन्ह है, चुनाव चिन्ह, वो है तारा, ठीक है, तारा सिंह फ्रॉम गदर, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया तारा, ठीक है, ये है। तो ये आपके सारे बॉक्सेस जो थे हम लोगों ने कर लिए, आगे भी हैं, इसकी खैर कुछ करना नहीं है, सिर्फ सीधा पेज नंबर 43 पे देखोगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बॉक्स है, उसको आप मार्क कर लीजिएगा, वही रीडिंग करनी है 1-1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्ट्रेस आपको इम्पोर्टेंटली जो ये पीले पीले लंबे लंबे बॉक्सेस हमने पार्टी के करे इसके ऊपर देना है, इनके लीडर्स के ऊपर, वो ध्यान रखिएगा आप बस, ठीक है। एंड लास्ट जो एक चीज़ हमें करनी है वो है, आप पेज नंबर 35 पे आ जाओ, पेज नंबर 35 पे। और मुझे याद आ गया कि मैं क्या भूल गया था, नाइस, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे क्वेश्चन लिख लो जो 2-4 मार्कर आता है, डिफरेंस बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। अब मुझे उस दिन याद नहीं आ रहा था, हाँ ये 2-4 मार्कर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, डिफरेंस बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। ओके, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, वन पार्टी सिस्टम वर्सेज वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। तो ये ना जैसे हमने इसको मैं रिकॉल करा देता हूँ, जैसे हमने कांग्रेस का ये पढ़ा था और बाकी सारा कि कांग्रेस जो भी इलेक्शन जीती थी डेमोक्रेटिक थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, हम चूज करते थे, बट बाकी कई जगह ऐसी थी जहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होते थे, वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जबरदस्ती अपने को ही इलेक्ट करा के जो है रूल करना शुरू कर देते थे। तो काफी टाइम तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस किस सेंस में हो, डेमोक्रेटिक सेंस में हो, बाकी जगह अनडेमोक्रेटिक सेंस में था, ठीक है। तो इसमें ना आप नीचे एक बॉक्स देख रहे हो, कभी कभी वन पार्टी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉक्स आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड पीआरआई। कांग्रेस के सिस्टम में और पीआरआई के सिस्टम में क्या डिफरेंस था। कांग्रेस का वही था कि वन पार्टी डोमिनेंस था, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ये वन पार्टी सिस्टम को बताता है, डोमिनेंस भी बताता है, बट यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं थे, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं थी। इन्होंने अपने आप को जबरदस्ती खुद को इलेक्ट करके रखा हुआ था 70 सालों तक कॉन्टिन्यूसली। तो कहते हैं 1929 में फॉर्म हुई, इंपॉर्टेंट है बॉक्स 4 मार्कर का, इंडिपेंडेंटली भी आ जाता है, प्लीज ये मार्क कर लीजिएगा। और ये इसके साथ ही है, प्लस का साइन लगा लेना, नेचर ऑफ कांग्रेस के डोमिनेंस के साथ ही पढ़ना है, ये अलग से नहीं है, मैंने उस टाइम नहीं कराया था, तो अब इसके ऊपर प्लीज ध्यान दे दीजिएगा। और इसको जो है नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से बुलाया जाता था, लेटर ऑन इसको नाम कर दिया गया इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। और मैक्सिको, इसको मैक्सिको नहीं बुलाते, आप कभी सुनेंगे वोकैबुलरी तो इसको बोलते हैं मैक्सिको। 6 डेकेड्स तक, 60 सालों तक राज किया इन्होंने, और मैक्सिकन रेवोल्यूशन से इन्होंने इंस्पायर हुआ था। ओरिजिनल है, ओके, या सो ओरिजिनली पीआरआई जो है यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट के लोग थे, यहाँ पे देखा जाता था कि लेबर पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूमरस पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कांग्रेस ने किया हुआ था सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, आई होप यू ऑल रिमेंबर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बोला कि प्लूटार्को इलियस कालेस, जो इसका नाम था प्लूटार्को इलियस कालेस, द फाउंडर ऑफ पीआरआई, वॉज एबल टू कैप्चर द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर बाय द गवर्नमेंट। तो इसने पार्टी पे कैप्चर किया, गवर्नमेंट पे कैप्चर कर लिया, इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पे होते थे, बट हमेशा पीआरआई जीतती थी। तो इसको यहाँ पे इन्होंने जो है ग्लिच था यहाँ पे बार बार तो रिगिंग इलेक्शंस हो जाती थी, तो इस वजह से ये लोग जीतते रहते थे। कहते हैं अदर पार्टीज एग्जिस्टेड इन नेम सो एज टू गिव द रूलिंग पार्टी ग्रेटर लेजिटिमेसी, कि मतलब
ऑपोजिशनल पार्टी थी बट हमेशा पीआरआई जीती थी, ये दिखाने के लिए भैया हम लोग तो कॉम्पीट कर रहे थे, बट जीत तो पीआरआई ही रही थी हमेशा से हमेशा। इलेक्ट्रॉल लॉज इस तरीके से ऑपरेट किया जाते थे कि हमेशा पीआरआई जीते, इलेक्शन हमेशा से रिगिड थे, मैनिपुलेट किए जाते थे। इसको अंडरलाइन कर लेना, परफेक्ट डिक्टेटरशिप के नाम से जाना जाता था। अंडरलाइन कर लेना, परफेक्ट डिक्टेटरशिप। तो पीआरआई अंडर एलिस प्लूटार्को एलियस कालेस, इसके अंदर जो है परफेक्ट डिक्टेटरशिप थी। फाइनली द पार्टी लॉस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 2000। Mexico is no longer a one-party dominated country, but the tactics adopted by the PRI during the period of its dominance had a long-term effect on the health of democracy. तो ये हर जगह रहा है। इनफैक्ट कई लोग जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे ऐसी रही है जहाँ पे जब वन पार्टी रूल रहा है या वन किंग रूल रहा है तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी चीज़ें। एंड द सिटीजन हैव येट टू डेवलप फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन। तो आज भी जो है भरोसे के लायक नहीं रही है डेमोक्रेसी वहाँ पे। लोग कहते तो हैं बट टेंशन वाली बात है। तो इनफैक्ट अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पे वो अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ था, कौन सी जगह थी, लेबनान। हाँ, तो लेबनान में भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे, वन पार्टी के हिसाब से ही काम चल रहा है। तो वहाँ के उसका डोमिनेंस की वजह से कहते थे इन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने अपनी कमियों को छुपा के, ठीक है, ये चीज़ जानबूझ के कराई है। इन लोगों को सबको पता था कि ये सब चीज़ें हैं ताकि जो है इनका स्ट्रगल चेंज हो जाए, ठीक है, और ऐसा ना लगे हम अपनी कंट्री के लोगों की मदद नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, यूजुअली। तो ये पीआरआई इन्होंने यहाँ पे बताया। नींद आ रही है? ओके। तो ये चैप्टर 2 था, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है जी। और इसमें हम लोगों ने जो, मैं एक फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ आपको, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो है ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश करी, इलेक्ट्रल प्रोसेस क्या था, मेथड्स ऑफ वोटिंग चेंज हो गए, कांग्रेस ने क्यों 15 सालों तक लगातार और टोटलिटी में 60 से 70 सालों तक आगे बढ़ने को मिलेगा, क्यों डोमिनेट किया, ठीक है, क्या क्या रीजन थे। सोशल आइडियोलॉजिकल कोएलिशन पढ़ा, सीपीआई के बारे में पढ़ा, वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी सिस्टम जो अभी जस्ट हमने खत्म किया, अलग अलग पार्टीज कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही थी उसके बारे में बताया। एंड आज तक जो है सीपीआई एग्जिस्ट कर रही होती है उसके बारे में बताया। तो ये पूरा एक चैप्टर था। वीडियोज इसकी सारी रिकॉर्ड होके डल चुकी हैं, डली हुई है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। ये वाली भी मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था और ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। आई होप एक बार में तो शायद नहीं समझ आया होगा, स्टिल थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, ये नहीं करना, थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, एक बार दोबारा देख लेना चैप्टर। हम अगली क्लास में जब भी मिलते हैं, ठीक है, जो कि शायद अब ट्यूसडे को ही होगी, ट्यूसडे को होगी, नहीं मंडे को होगी, मंडे को होगी। तो मैं एक चैप्टर ये वाला हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिसके जो जो इश्यूज होंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही करेंगे। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो पूछ सकता है। या श्योर प्लीज दिशा पूछो। दिशा एक मिनट, पान मत खाओ, पान खा के पान थूक दो प्लीज। थोड़ा सा पास कहीं आओ, शोर आ रहा है पीछे से और आवाज़ बहुत भारी आ रही है। दिशा थोड़ा सा माइक दूर करो, प्यार से बोलो एकदम। लोगों को प्यार चाहिए होता है, आप में थोड़ा सा हवा आ रही है सिर्फ। तो वो ईयरफोन निकाल दो ना दिशा, ईयरफोन निकाल के बोल दो, दोबारा बोल दो, मैं फ़ोन पास कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। दिशा दोबारा बोल दो। हाँ वो मैंने पढ़ लिया। दिशा कोई नहीं, दोबारा बोल दो, मैं सुन लूँगा, टाइप मत करो प्लीज। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ उसके बारे में बात कर रहे थे, जो ब्लास्ट हुआ है अभी वहाँ पर, एंड यू आर सेइंग कि लीडर्स ने कराया है करके कि टू शो दैट वहाँ पर अगर क्राइसिस को बदलने के लिए दैट वी हेल्प आवर पीपल एंड ऑल दिस थिंग्स। सो व्हाई वुड लीडर्स डू सच थिंग लाइक वन पार्टी डोमिनेंस वगैरह में चल भी रहा तो, बिकॉज लाइव्स हैव बीन टेकन ना, लाइव्स तो चली गई लोगों की, तो उससे नया फेस लाने की क्या वो था? दिशा ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है एक्चुअली में। इसमें वही है कि ना, देखो सबके व्यू पॉइंट होते हैं। ऑब्वियसली बड़े होगे है ना, फैमिली से कभी पापा से बात करना, मम्मी से करना, वो भी समझाएंगे। मेरा एक अपना व्यू पॉइंट है। अब जैसे आई फाइंड पीपल, जैसे कीर्ति है, ठीक है, जहाँ तक मैंने कीर्ति को नोट किया है,
वान्या थोड़ा बहुत, हाँ वान्या के साथ तो क्लासेस हो भी रही थी। तो आई थिंक ये थोड़े बहुत ना लोग, ये सारे लोग, बाकी का मुझे नहीं पता, तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। होता क्या है कि हम लोग एक तो नज़रिया हम लोगों का हो जाता है। अब बात उसकी नहीं है, ऐसा इंडिया में भी हुआ है अपने अब जैसे क्या होता था कि आप लोग चाहे एंटी सिख राइट्स की बात करें 84 में, एमरजेंसी की बात करें 1975 में, बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे, ठीक है, उस चक्कर में। तो ये अपने फायदे के लिए ही किया जाता है। अब कहते हैं जैसे अब क्या कहते हैं, गुजरात जो गोधरा कांड हुआ था जब कार सेवकों की ट्रेन जला दी गई थी, अब उसमें हिंदू कार सेवक वापस आ रहे थे, ट्रेन जला दी गई। उसमें मोटिव क्या हुआ, पीछे से बताया जाता है कि ये जो आग थी बीजेपी वालों ने लगवाई जानबूझ के, जस्ट टू कि लाइट अप करके ये चीज़ दिखाई गई कि भैया ये मुस्लिमों ने किया है, ठीक है, ऐसा नहीं था। इस चक्कर में अमित शाह को अरेस्ट भी कर लिया था क्योंकि एलिगेशंस लगी थी, और नरेंद्र मोदी कहते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इसमें बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, और ये ऐसा हुआ भी था, कोई कहे या ना कहे। इमरजेंसी में भी ऐसा हुआ, एंटी सिख राइट में कांग्रेस का रोल था, सब जगह कुछ ना कुछ ये चला आ रहा है। तो अपने मोटिव होते हैं। सरकार अनपढ़ गंवार लोगों की है, ठीक है, हम लोग ऑब्वियसली स्ट्रगल करके वहाँ तक नहीं भी पहुँच सकते, सिस्टम बहुत ख़राब है, ऐसे ही चला आ रहा है ज़िंदगी भर और ऐसे ही चलता रहेगा। तो बहुत सब्जेक्टिव एनालिसिस है, निटिग्रिटीज़ में जाते हैं। अब जैसे तुम्हारे घर में तो मोस्ट ऑफ द लोग भी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो बस वही है कि मेन बात ये है कि जो कह रहे हैं वो हमें करना है, इसका और कोई रास्ता नहीं निकल जाता, ठीक है। तो सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, अब जैसे क्या है, इस टाइम पे शायद किसी ने नोट किया हो तो चाइना की वजह से कोरोना हुआ, अभी चाइना में फिर लॉकडाउन हो गया, वहाँ पे टिक वायरस आ गया दोबारा, तो वो कहते हैं उसमें 80-90 लोग हो गए, 10-12 लोग मर भी गए हैं, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो वो चीज़ हो गया। अब क्या कह रहे हैं, चाइना जो बॉर्डर इशू लेके बैठा था, वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट जब आप टीवी खोल के देख रहे होंगे जो लोग, तो ये हो रहा था कि इंडिया चाइना की लड़ाई अब मतलब वर्ज पे है, अब ये बंदूकें उठ के मिसाइल तान देंगे और ये लड़ाई हो जाएगी। सब लोगों ने बैक ऑफ कर लिया। क्या हुआ, जो पीछे की थ्योरी आई है, इंटरनल थ्योरी जो इन्होंने बताई है, उसमें इन्होंने क्या बोला कि चाइना डाइवर्ट करना चाहता था अपना अटेंशन, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खराब परेशान हो गए थे कि कोरोना, वो रशिया की है। तो अब वो डाइवर्ट करना चाहता था कि आम जनता वहाँ की परेशान थी कोरोना से, इकॉनमी की बहुत ज़्यादा बुरे हालत है, एम्प्लॉयमेंट जो है ज़ीरो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पे। इस चक्कर में जो है चाइना ने डाइवर्ट करने की कोशिश करी। देखो हम नेशनलिस्टिक है, हम आप हमारे लोग पेट्रियोटिज्म ज़्यादा फॉलो करोगे, देखो अपने देश की रक्षा करो। ऐसा सेम चाइना ने 1962 में किया था इंडिया के साथ। उस टाइम पे भी चाइना के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उन्होंने वॉर लड़ दी इंडिया के साथ जानबूझ के कि अटेंशन डाइवर्ट कर दे, क्योंकि वो गलत थे, ठीक है, तो वो एक फील आ जाए। तो इसीलिए मतलब चाहे वो लेबनान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, हर जगह ऐसा चला आ रहा है, सब्जेक्टिवली है, और सरकारें ऐसा करती आई हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। 2-4 लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं गद्दी पे, और इसमें नुकसान किसका होता है, आम जनता का। सिंपल सी बात है, आम जनता का नुकसान। आज बड़ा एक छोटा सा किस्सा हुआ, ट्राई टू कनेक्टेड विद दिस, कि अभी जैसे जैसे मैंने अभी रिसेंट में अपनी गाड़ी बेची है, तो मैं दूसरी गाड़ी के लिए प्लान कर रहा था, तो लोन के लिए डाला हुआ था, तो वो अब आए तो अब कहते हैं कि इस तरीके से कि लोन उन्हीं को सैंक्शन हो रहा है जो पैसा देने की कैपेबिलिटी अभी रख रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोगों ने मोराटोरियम ले लिया था कि लोन्स रुकवा रखे थे। अब उन्होंने बोला कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तो पैसा दे ही नहीं रहे, बैंकों को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ रहा है एम्प्लॉयज़ का। तो एक ये भी वर्जन चल रहा है। तो मैंने वही बोला, सरकार ने करा क्या है, सरकार ने बोल दिया कि चाहे वो कीर्ति है, चाहे दिशा है, चाहे राध्य है, चाहे बाकी सारे लोग हैं, वान्या मुन्या सारे, ये लोग तो लोन रोक के बैठे हैं। अब उस पर आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, उस पर आपको सारी चीज़ें और करनी पड़ेंगी, वो किसी को नहीं दिखता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता था कि गवर्नमेंट को ये स्कीम थोड़ी सी फ्री करके रखनी चाहिए थी, जहाँ पे कस्टमर्स के ऊपर बर्डन ना पड़े, और आज इसके रिपरकशंस हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है कि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा निकलवाती है। हमारे यहाँ पे भी जो स्टिमुलस पैकेज आया है 20 लाख करोड़ का, किसको फ़ायदा हुआ है 20 लाख करोड़ का? किसी को नहीं, मेरे को तो नहीं फ़ायदा हुआ 20 लाख करोड़ का। वान्या के पापा बिजनेसमैन है, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। आराध्या के पापा जॉब कर रहे हैं, या आराध्या की मम्मी जॉब कर रही है, उनको तो फ़ायदा नहीं हुआ। सो एंड सो, ठीक है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, नॉट टू ऑब्वियसली डिफरेंशिएट, बट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को पूरी सैलरी मिल रही है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट कंसर्न जितने भी 50, 60% पे काम कर रहे हैं वो लोग डाउन होके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो बाहर की कंट्रीज़ में वो पैसा हाथ में पहुंचाया है लोगों ने। कनाडा में मेरा स्टूडेंट बैठा है परमानेंट रेजिडेंसी लेके, $2500 पर मंथ मिल रहे हैं उसको।
यूएसए में भी ऐसा हो रहा था, घर घर में पैसा वो लोग दे रहे थे। तो वही डिफरेंस है, दैट मेक्स अ डिफरेंस, डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट और वो क्या करना चाहती है। यहाँ पे तो हमें बोल दिया कि लोन लो, और लोन भी साला लो, उस पर इंटरेस्ट भी भरो, मतलब अपना पैसा सरकार देके और अपना पल्ला फिर खुद झाड़ दे। ठीक है, तो दैट इज सब्जेक्टिव। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया। आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगेगी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट मेक्स क्लियर जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। दिशा कुछ समझ आया या नहीं आया? ओके, तो बाकी लोगों के भी हो गए होंगे। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेट द डे विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एंजॉय। ठीक है, कभी कभी ये दिन आता है। बाय, टेक केयर। बाय 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 Thank you, sir. बाय, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक Bye, यू sir. थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू। सर, मैंने क्लास है।